लिख लीजिए एक लाइन में से सस्वर वाचन ना लिखिए स्वर सहित वाचन, स्वर सहित वाचन सस्वर वाचन कहलाता है, सस्वर वाचन कहलाता है। अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर सस्वर पढ़ना सस्वर पढ़ना सस्वर वाचन कहलाता है। सस्वर वाचन के दो भेद हैं, सस्वर वाचन के दो भेद हैं। आदर्श वाचन, आदर्श वाचन अनुकरण वाचन। देख लो आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। राधिका अनुकरण मतलब क्या होता है? अनुकरण का मतलब क्या होता है? नकल करना ना, किसी का देख करके कोई काम हम लोग करते हैं उसे कहते हैं अनुकरण। ठीक ठीक है, इसमें हेडिंग डालिए आदर्श वाचन। ठीक, शिक्षक द्वारा किया गया वाचन, आदर्श वाचन कहलाता है, आदर्श वाचन कहलाता है। अतः अध्यापक को सुंदर वाचन में ध्यान देने, सुंदर वाचन में ध्यान देने की जरूरत रहती है। अगर शिक्षक सही वाचन करेगा तो बच्चे को सही वाचन करने का, तो बच्चे को सही वाचन करने का मार्गदर्शन मिलेगा।
चूंकि शिक्षक के वाचन को इसलिए आदर्श वाचन कहा जाता है। आदर्श वाचन कहा जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि वह वाचन में त्रुटि नहीं करेगा, वह वाचन में त्रुटि नहीं करेगा और उसका वाचन बच्चों के लिए आदर्श वाचन होगा। आदर्श वाचन होगा। अगली हेडिंग करिए, अनुकरण वाचन। लिखिए, अनुकरण वाचन बच्चों के द्वारा किया जाता है। इसे अनुकरण वाचन इसलिए कहा जाता है, इसे अनुकरण वाचन इसलिए कहा जाता है कि छात्र शिक्षक द्वारा दिए गए वाचन के अनुसार वाचन करने का प्रयास करते हैं। उत्तम सस्वर वाचन के गुण। उत्तम सस्वर वाचन के गुण अगली हेडिंग रहेगी। समझ में आ गया ना? आदर्श वाचन कौन करता है? शिक्षक करता है, और अनुकरण वाचन कौन करता है? छात्र करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आदर्श वाचन करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आदर्श वाचन सही होना चाहिए, उसमें त्रुटि नहीं होना चाहिए, और शब्द स्पष्ट होने चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है कि जो शिक्षक वाचन दे रहा है या वाचन कर रहा है वो सही माना जाता है। तो यह शिक्षक का कर्तव्य होना चाहिए कि वाचन से पहले इन सब चीज़ों का वह ध्यान रखें, क्योंकि उसके बाद जब अनुकरण वाचन में हम आते हैं तो छात्र और बच्चे क्या करते हैं? अनुकरण वाचन करते हैं। किसका? शिक्षक का। तो शिक्षक जिस तरीके का वाचन किया जाता है उसी के अनुरूप, उसी के अनुसार छात्र भी क्या करते हैं? वाचन करते हैं। तो जो आदर्श वाचन होता है वो शिक्षक करता है, जो अनुकरण होता है वो छात्र करते हैं। अब हम लोग को देखना है कि सस्वर वाचन करने के गुण क्या होते हैं, मतलब क्या जानने की जरूरत होती है। ऐसे नंबर में लिख लीजिए। नंबर 1, ध्वनियों का ज्ञान।
ध्वनियों का ज्ञान। दूसरा, उच्चारण की शुद्धता। तीसरा, विराम चिन्हों का प्रयोग। ठीक। अगला, अस्पष्टता। अगला, उपयुक्त वातावरण। प्रवाह। प्रवाह। अर्थ की प्रतीति। अगला, वाचन की मुद्रा। रुचि। हो गया। देखिए, जैसे पहला क्या है, ध्वनियों का ज्ञान। हमने आपको बताया था कि हम लोग पूड़ी को क्या बोलते हैं, पूड़ी बोलते हैं, लेकिन बिहार के जो लोग होते हैं क्या बोलते हैं, पूरी बोलते हैं। तो वहाँ अगर हम लोग पूड़ी बोलेंगे तो उनके लिए गलत हो जाएगा, यहाँ अगर हम लोग पूरी बोलेंगे तो आपके लिए गलत हो जाएगा। तो हमें अपने कल्चर और अपने ध्वनियों का ज्ञान होना चाहिए। जो भी वाचन करेगा ये उसी के लिए है ना। क्या होगा, ठीक। कहीं कहीं ना को ता को ला बोल दिया जाता है। तो होता क्या है, जैसे भोजपुरी में और खड़ी बोली में, इसीलिए हम लोग के जो आदर्श शब्द है वो खड़ी बोली है। आप चाहे भोजपुरी से आए हों, चाहे आप खड़ी बोली से आए हो, चाहे आप बुंदेलखंड से आए हो, लेकिन आप जब पढ़ते पढ़ाते हैं तो हम लोग खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। ठीक। आ रहे गह रहे अपने घर में बोलते हैं। यहाँ अगर हम बताएंगे आ रहे गह रहे तो आप कहेंगे अरे हम तो कहते हैं कि जैसे हम लोग हमारे यहाँ कहते हैं सोने को सोना कहा जाता है, यहाँ आप लोग कहते हैं कि लेटना। यहाँ जैसे लोग जो सामान्य भाषा बोलते हैं लेटे हैं ना, हमारे यहाँ लेटे को आराम करना कहा जाता है। जो लेट के आराम किया जाता है कुछ समय के लिए, सोने को सो जाओ मतलब सोना हो गया, यहाँ लेटे कहा जाता है। तो ये आंचलिक भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है। तो हम कहेंगे लेटना, अगर हम पढ़ाएंगे कि लेटे थे तो आप सोचेंगे अच्छा लग रहा है सर आराम कर रहे थे, या हमारा क्या मतलब हुआ, सोने से मतलब हो गया। तो इसलिए सोना शब्द ये खड़ी बोली के जो शब्द है हम लोग उसे पढ़ते पढ़ाते हैं। एक होता है उच्चारण की शुद्धता। अब इसमें भाई अगर आप शुद्ध बोलेंगे, अगर आपके अंदर कोई ध्वनि त्रुटि नहीं है, हकलाना तो दुलाना नहीं है, तब तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है वहाँ पर। लेकिन ध्वनि की शुद्धता भी होनी चाहिए। और विराम चिन्हों का प्रयोग, पता लगे कि आप लगातार कविता की तरफ पढ़ते जा रहे हैं, कोई चीज़ अगर ठीक रुक ही नहीं रहे हैं, अब आप सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि क्या चल रहा है। अभी हम लोग जैसे पढ़ा रहे थे, शरद ऋतु पढ़ रहे थे, अगर हम वहाँ रुक करके अलिंगनो ना लिखते और बताने लगते आपको कि ये अलिंगनो है, तो आप सोचेंगे कि शरद ऋतु में क्या आ गया है। तो वहाँ पर रुकना जरूरी होता है। विराम चिन्ह इसलिए होता है। कुछ लोगों का आप देखेंगे कोई कहानी वानी कहते हैं, बताते हैं, तो एक खत्म होगा दूसरा उसे जोड़ के बढ़ जाते हैं। सुनने वाला कंफ्यूज हो जाता है ये वही कहानी चल रही है कि पहली खत्म हो गई है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए विराम चिन्हों का प्रयोग कराया जाता है कि हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा रुकें। अगर कोई चीज़ बदलना है तो ज़्यादा रुकें, थोड़ा सा उसी टॉपिक में अगर कुछ चेंज करना है तो थोड़ा सा रुकें। तो विराम चिन्ह का मतलब जो होता है रुकना या ठहरना। तो हमें विराम वाचन करते समय हमारे पास विराम चिन्हों का भी प्रयोग होने का गुण होना चाहिए। अस्पष्टता, कोई बात अगर आप करें तो अस्पष्ट हो,
मतलब कि हाँ, जो भी चीज़ें हैं पता लगे हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, कभी कभी तो हमारी गड़बड़ी इस तरह हो जाती है। ठीक, सर पढ़ाते आपको हिस्ट्री है तो आपको हिंदी में पूछ देते हैं कोई चीज़, लेकिन वो बता के पूछा जाता है। स्पष्टता मतलब क्लियर होना चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं या हम बोलना क्या चाह रहे हैं। जैसे किसी टॉपिक पे अगर आप वाचन कर रहे हैं तो वह स्पष्ट होना चाहिए कि आपका टॉपिक क्या है, सुनने वाला पढ़ने वाला ये समझे कि आप किस टॉपिक को बोल रहे हैं या क्या पढ़ा रहे हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए कि विषय पर स्पष्टता होनी चाहिए। उपयुक्त वातावरण, उधर ठीक था इधर ठीक नहीं है, अभी इधर से भी आवाज़ आ रही तो उधर से भी आ रही थी, अगर और आवाज़ आए तो हम क्या बोल रहे हैं आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। तो जो वातावरण होना चाहिए वो उपयुक्त होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए, शांत होना चाहिए। प्रवाह, प्रवाह का मतलब कि जैसे एक लय और ताल होता है, पता लगे एक शब्द हम धीरे से बोले, एक चिल्ला के बोले, जो धीरे से बोले केवल आगे वाले सुन पाए और चिल्ला के बोले तो आगे वाले ढंग से ना सुन पाए। भाई कोई चीज़ तेज अगर बोला जाए तो जब आपके कान में आवाज़ बहुत गूंजेगी तो स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ता है। तो वाचन के समय एक प्रवाह होना चाहिए, जो शब्द वाक्य आप बोल रहे हैं उसकी लय और गति लगभग एक बराबर होनी चाहिए, इसी को प्रवाह कहा जाता है ना। पता लगे धीरे धीरे बोल के अगर जोर से चिल्ला दो तो सामने वाला डर भी जाए, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अर्थ की प्रतीति मतलब अर्थ का ज्ञान, जब कोई चीज़ वाचन आप दे रहे हैं उस शब्द का अर्थ का ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर अर्थ का ज्ञान है, पता लगे हम कोई चीज़ बोल रहे हैं, आप भी पूछ दिए बीच में से सर इसका क्या मतलब होता है, जैसे हम पूछ दिए कि अनुकरण वाणी क्या होता है, पता लगे हम बोल तो रहे हैं कि अनुकरण, लेकिन अगर बीच में आप पूछ दिए हमसे तो उसका हमको ज्ञान ही नहीं है। तो जो चीज़ आप वाचन कर रहे हैं, जो चीज़ आप बोल रहे हैं, उसके अर्थ की प्रतीति मतलब ज्ञान आपको होना चाहिए। वाचन की मुद्रा, वाचन की मुद्रा का मतलब होता है कि वाचन करने का जो मुद्रा, अगर हम सो के आपको पढ़ाएं तो कैसा लगेगा, सो के अगर हम पढ़ाएं आपको तो ये वाचन की मुद्रा है नहीं है। वाचन की मुद्रा होता है खड़े होना। आप देखे होंगे मैं पढ़ाता हूँ आपको, पढ़ाने की मुद्रा भी खड़ा होना ही है, कुर्सी अलाउ नहीं रहती है। मैं लगभग कोशिश करता हूँ, कभी और बैठ के पढ़ाता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादातर देखे होंगे अगर आप लोग मैं खड़ा होकर ही पढ़ाता हूँ। तो पढ़ाने की एक मुद्रा होती है। इससे क्या होता है ना कि जब कोई चीज़ हम जैसे हम लोग घर में पढ़ाई करते हैं, हम आप सब लोग तो पढ़ने की मुद्रा मेज और कुर्सी है। ईमानदारी से बताइए कितने लोग घर में मेज कुर्सी रखे हैं पढ़ने के लिए? बस एक लोग केवल, बाकी लोग खटिया और तकिया पढ़ाई करते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन पढ़ाई की जो मुद्रा है वो क्या है, टेबल और कुर्सी। वो अलग की बात है कि तखत पे लेट के पढ़ने वाले भी अधिकारी बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। हो गया, हम लोग तो लेट के पढ़ते हैं, पीछे 3 तकिया आगे 2 तकिया, पैर के नीचे भी 2 तकिया कभी कभी। अच्छा ये बताओ, जब आप 4 घंटा 5 घंटा लगातार पढ़ोगे, भाई आप लोग यहाँ गाँव में घर पे हो तो उतना टाइम नहीं मिल पाता होगा, लेकिन जैसे हम लोग अब तो इधर चले आते हैं, नहीं तो जब पढ़ाई का पीरियड था तो 12 घंटा 24 घंटा कुछ नहीं करना है, खाना है, सोना है, पढ़ना है। तो कितना खाओगे कितना सोओगे आप? तो जिंदगी का सबसे आसान काम है पढ़ाई करना। 2 पंखा, एक पंखा हम लोग पैर की तरफ लगाते थे, एक ऊपर लगाते थे, 2 तकिया पीछे, एक पैर के नीचे, इतना आराम से पढ़ते थे। नहीं आएगी, जब देखो यहाँ प्रेशर रहेगा तो आपको नींद नहीं आएगी। ठीक, और सुनो, अगर आपको प्रेशर नहीं रहेगा तो आप कुर्सी पर बैठोगे तो झूल झूल के गिरोगी। आप कुर्सी पर बैठ के पढ़ाई करोगी, अगर आप मन से नहीं पढ़ रही हो, बस केवल पढ़ रही हो, तब वहाँ भी आपको नींद आएगी। लेकिन अगर आपको एग्जाम का प्रेशर है, कंपटीशन का प्रेशर है, या आप मन से पढ़ रहे हैं तो आपको नींद कहीं नहीं आएगी। तो एक वाचन की जो मुद्रा है वो मुद्रा होनी चाहिए। मतलब इतने लोगों में एक लोग सिर्फ अच्छी मुद्रा पढ़ाई करते हैं। तुम कैसे पढ़ती हो प्राची? नेहा तुम क्यों पहले नहीं बोले? स्वाति तुम रखे हो? नहीं रखे हो, यूज नहीं होता है। हमारे पास भी चेयर है, इसमें उस पर कपड़े रखे गए हैं, इस समय उस पर क्या है, कपड़ा रखा गया है। ठीक है, हमारा जो कहने कोई बात नहीं, आप ये तो अलग की बात हो गई। तो ये कह रहा है कि वाचन की जो मुद्रा होती है
वह एक मुद्रा होनी चाहिए कि लगे कि मतलब कोई वाचन हो रहा है, मतलब ये इसके गुण में आएगा, सस्वर वाचन के गुण में आता है। और रुचि, पता लगे हम वाचन यहाँ दे रहे हैं, दिमाग कहीं और है, या उस सब्जेक्ट में रुचि हमारी नहीं है, या हमको ज्ञान नहीं है, तो वो वाचन क्या हो जाएगा, त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, इधर का उधर हो जाएगा और उधर का इधर हो जाएगा। इतनी चीजें आपको उत्तम स्वर वाचन के गुण होने चाहिए। देखो ये सब बहुत आसान चीजें हैं। अगली टॉपिक हम लोग की जो रहेगी, ये खत्म करने वाला है। अभिव्यक्ति, चलो